नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है घर की लड़ाई दिल्ली तक। छत्तीसगढ़ में घर की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी कांग्रेस में तलवारें खिंच गई। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद शुरू हुई गरीबों के आशियाने की लड़ाई एक बार फिर केंद्रीय नेताओं के बयान से गर्मा गई है। क्या है पूरा मसला और कैसे दिल्ली पहुंची है घर की लड़ाई? पहले देखिए इस रिपोर्ट को, फिर चलेंगे मेहमानों की तरफ डिबेट के लिए। इस मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ की घर की लड़ाई दिल्ली तक जा पहुंची। सीएम साय ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में पीएम आवास की मांग उठाई। घर की लड़ाई दिल्ली तक आई। साय सरकार की केंद्र से मांग। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास स्वीकृत करने की मांग। 15 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों के आशियाने अटके। करीब 7 लाख परिवार योजना की स्थायी लिस्ट में। 8 लाख से ज्यादा परिवार आवास प्लस में शामिल। नीति आयोग की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री से मांग। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में गरमाया था मुद्दा। बीजेपी ने 18 लाख आशियाने देने का किया था वादा। विपक्ष में रहते 5 साल तक छाया रहा पीएम आवास का मुद्दा। सत्ता परिवर्तन के बाद विष्णुदेव साय ने सबसे पहले साइन पीएम आवास की फाइल पर ही किए थे, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी मामला अटकने से अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस हमलावर है। हालांकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद सरकार की उम्मीदें जगी हैं। पिछले 5 वर्षों में यहाँ के गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए और हम लोग सरकार बनते ही जिसकी स्वीकृति दे दिए हैं उसके विषय में चर्चा हुई है। और नक्सली क्षेत्रों में जो शहीद होते हैं या जो आत्मसमर्पण करते हैं ऐसे लोगों को अलग से प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाए, ये सबका आग्रह किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीबों के जो मकान बनने थे, एक मकान नहीं बनने दिया। स्टेट शेयर जो चाहिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए राज्य का पैसे ही नहीं दिया। केंद्र यहां से पैसे भेजती रही और वो अपना शेयर नहीं देते थे, इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ। वो पैसा उन्होंने वापस भेज दिया। मोदी जी की सरकार का तो ये लक्ष्य है हर गरीब को आवास मकान। तो सब विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है और राज्य कटिबद्ध है ये पैसा अपने स्टेट शेयर का रख के आए। हम देर नहीं करेंगे, पैसा देंगे और केंद्र उनको भरपूर सहयोग करेगा। विधानसभा के मानसून सत्र में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पीएम आवास का मुद्दा उठाया था। अब केंद्र में मामला जाने के बाद छत्तीसगढ़ में फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सीएम और केंद्रीय मंत्री के दावों को गलत बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री और उनके पूरे कुनबे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि केंद्र से रिलेटेड योजनाओं की पैसा केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ की योजनाओं को पैसा पूरे अटकाने का काम किया, रोकने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता या शिवराज सिंह की बात को झुठला दे या अरुण साहू जी की बात को झुठला दे। आप कुल मिला के इस बात को समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का। कांग्रेस पार्टी ने तो खुद मुख्यमंत्री के नाम से योजना निकालकर लोगों को मकान का पैसा दिया है। छत्तीसगढ़ में आशियाना बनाने का सपना सजोए लोग अब भी अपने सपने के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। बीते 5 साल में जहां पीएम आवास सियासत की भेंट चढ़ता नजर आया, तो वहीं अब डबल इंजन की सरकार में पीएम आवास बनने की उम्मीद है। शिवराज साय मुलाकात के बाद देखना होगा कि गरीबों के सपने के आशियानों में ईंट कब लगेगी। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए, आज का मुद्दा है घर की लड़ाई अब दिल्ली तक आ गई। जब यूपीए की सरकार थी तो हमने सुना था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने पहले टर्म के समय प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क योजना को लेकर ऐसा प्रस्ताव आया कि साहब इस योजना को या तो बंद कर दें या इसका नाम बदल देते हैं और राजीव गांधी जी के नाम पर कर देते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत संतुलित, बहुत कम बोलते थे वो, लेकिन बहुत संतुलित उनका उत्तर था कि एक अच्छी योजना जो एक ऐसे राजनेता ने शुरू की है जिसका प्रतिपक्ष में भी सम्मान है, देश में भी सम्मान है, अपनी पार्टी के तो शिरोमणि हैं ही अटल बिहारी वाजपेयी, उनके दौर की शुरू की गई एक अच्छी योजना को हम उसी रूप में यथावत रखेंगे। ये कहने के लिए बड़ा कलेजा लगता है, बड़ा कलेजा लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी में और कांग्रेस में आज वैसे राजनेता हैं नहीं, लेकिन संयोग है आज की कुछ देर पहले जब हम मध्य प्रदेश के आज के मुद्दा पर डिबेट कर रहे थे तो वहाँ भी इसी तरह का मसला था कि प्रेम कम क्यों हो रहा है, आरोप बढ़ क्यों रहे हैं। चलिए आज फिर इसी की तरफ चलते हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं धनंजय सिंह ठाकुर, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत करता हूं धनंजय जी। और प्रेमचंद जी की वो बात याद दिलाऊंगा कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे, या आप दोनों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए और हमारे लिए भी, हम लोग जो स्वतंत्र पर्यवेक्षक हैं, मैं और अनिल जी, दोनों के लिए लागू है ये बात। मुकेश शर्मा जी का बहुत स्वागत है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनका बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका बहुत स्वागत है। अनिल जी, क्या सच्चाई है, क्या कहानी है? आरोप प्रत्यारोप की धूल जब उड़ती है तो बहुत कुछ पीछे छिप जाता है, और अब तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को इस तरह से बदनाम करने में जुटती हैं। मैं नहीं कहता कि उसके पीछे सच्चाई नहीं होगी, कुछ हद तक या काफ़ी हद तक भी हो सकती है, लेकिन फिर भी राजनीति का नाम है चौधरी की हवेली। वहाँ बीजेपी भी रहती है, कांग्रेस भी रहती है, समाजवादी पार्टी भी रहती है, वहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी रहती है, और चौधरी की इस हवेली का नाम बदनाम होगा तो सियासत का नाम बदनाम होगा। क्या कहेंगे आप जी? बिल्कुल शरद जी, छत्तीसगढ़ के गरीबों को 18 लाख मकान मिलने हैं, और ये दावा, ये वादा पिछले 5-6 सालों से किया जा रहा है यहाँ की जनता से। 5 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, और उसने भी कहा कि हम पीएम आवास देंगे। थोड़ा सा आपके ऑडियो में इशू है, मैं थोड़ी देर से लौटता हूं आपकी तरफ, जब तक मैं रिएक्शन ले लेता हूं धनंजय सिंह ठाकुर जी का। आपका ऑडियो थोड़ा सा चुनौती पैदा कर रहा है, हम इसको तुरंत ठीक करते हैं जब तक मैं रिएक्शन लूंगा धनंजय सिंह ठाकुर जी का। ठाकुर साहब बोलें, अपनी बात कहें जी। देखिए द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ना झूठ बोलने की बीमारी सी हो गई है, और ये लाइलाज बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि सच ही इसका इलाज है, और सच न सुन सकते हैं न सच बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, इसके स्वरूप के बारे में हमें समझना होगा। जब प्रधानमंत्री आवास 2015 में शुरुआत की गई, उस दौरान आधार था 2011 का जनगणना, और उस दौरान छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उस जनगणना के आधार पर लगभग 18 लाख कुछ हजार मकानों को स्वीकृत किया गया, मतलब हितग्राहियों को स्वीकृत किया गया कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको मकान मिलेगा। 2015 में शुरू हुई, तब भाजपा की सरकार थी। 15, 16, 17 और 18 इन 3 वर्षों में, क्योंकि 15 तो मान चलिए के अप्रूवल का वर्ष था, तो इन 3 वर्षों में मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, उन 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2,37,000 मकान बनाए, और शहरी क्षेत्रों में 19,000 मकान बनाए। जो 18 लाख जो अप्रूव्ड मकान था उसमें, मतलब समझ सकते हैं कुछ दौरान बसते हैं लगभग 15 लाख के आसपास के मकान बनते हैं। इनकी सरकार चली जाती है, हमारी सरकार आती है, हमारी सरकार में हमने 5 साल में जो मकान बनाए हैं, आज की स्थिति में इस प्रदेश में 13 लाख ग्रामीण आवास बन चुके हैं, जो जनता को समर्पित कर दिया गया है, जहां जनता रहती है, और लगभग 2,79,000 शहरी क्षेत्रों में मकान बन चुका है। और निश्चित तौर पर जब हमने 7 लाख मकानों के लिए और लगभग 3200 करोड़ रुपए का राजस्व की व्यवस्था किया, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चूंकि कोविड काल था, अर्थव्यवस्था गर्त पे थी, तो छत्तीसगढ़ सहित लगभग 1 दर्जन राज्यों के प्रधानमंत्री आवास की योजना के अलॉटमेंट को रद्द कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने पे हम पे आरोप लगाती थी। हम तो कह रहे हैं, इसका डाटा सदन में दिया गया कि कितने मकान छत्तीसगढ़ में अभी तक बन चुके हैं। दूसरी बात,
ये जो 18 लाख आवास की जो बातें कर रहे हैं ना, मैं आपके चैनल में स्पष्ट कर देता हूं, इन 18 लाख आवास में वो 7 लाख आवास का पैसा जो हमारी सरकार के दौरान दिया गया था, वो उस पैसा और उस हितग्राहियों को मिलाकर एक दावा कर रहे हैं। मैं तो चैलेंज करता हूं, जब तक जनगणना नहीं होगा द्विवेदी जी, 2025 में जब जनगणना होगा, उस जनगणना में जो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आएंगे, उसमें कितने लोग उस जनगणना में आएंगे, उसके बाद ही ये 18 लाख आवास को अप्रूवल मिलेगा। चलिए मैं जवाब लेता हूं। उसके पहले अप्रूवल नहीं दे सकते क्योंकि नियमावली में है। मुकेश जी, तो मुकेश स्वाभाविक सी बात है, इनको अपनी नाकामी छिपाना है, हम पे आरोप ये लगा रहे हैं। आंकड़ों आप के अपना साथ रिकॉर्ड दे कांग्रेस दीजिए की तरफ से धनंजय सिंह ठाकुर जी बता रहे हैं कि उन्होंने इतने लाख, उनका जो दावा है कि करीब करीब 13 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और 2 लाख के आसपास या उससे अधिक शहरी क्षेत्रों में बनाए हैं, और बाकी कोविड की वजह से करीब करीब 11 राज्यों में ये काम स्थगित हुआ था कोविड के दौरान। ऐसे में आपका क्या जवाब है और आपके आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, आंकड़ों की सत्यता बहुत ज़रूरी है क्योंकि जनता को ये पता चलना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। जी शरद जी, मेरे से प्रश्न ये। हाँ, आपसे है मुकेश जी। जी जी देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रवक्ता भाई सबसे पहले तो बात ही झूठ से की है। झूठ शब्द झूठ का इन्होंने किया। झूठ कौन बोलता है, सच कौन बोलता है, ये लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर में जनता जनार्दन तय करती है। और जनता ने तय कर दिया है कौन जनता के साथ में झूठ बोलता है, गुमराह करता है, और किसके ऊपर भी जनता को विश्वास है। अब देखे होंगे छत्तीसगढ़ के अंदर में चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, और हम इस मुद्दे को बिल्कुल उठाए थे जब इनकी सरकार थी। ये कहते तो थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि ये राज्यांश नहीं दे पाए। ये तो ऐसा बोल रहे थे जैसा ये बिल्कुल जो है जो कहे वो कर गए। अरे भैया, बड़े बड़े वादे करके आए थे, बड़ा जनादेश मिला था। अब छत्तीसगढ़ में बहनें इंतजार करती रह गई, पूर्ण शराबबंदी कर देंगी और पता नहीं क्या क्या कर देंगे। लेकिन वास्तविकता ये थी कि ये जो प्रधानमंत्री आवास वाला जो काम था, भारतीय जनता पार्टी के सरकार रहते लगभग 8 लाख मकान बने। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण लगभग रुक सा गया, और लगातार हम इस पे आवाज उठाते रहे, बड़े आंदोलन भी किए, और हम चुनाव में भी गए, और इसको हमने मुद्दा भी बनाया चुनाव के अंदर में, अपने घोषणा पत्र में शामिल किया कि 18 लाख मकान भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो देंगे। अभी देख रहे थे, आपके ही रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि लगभग 7 लाख मकान तो यहाँ पे स्वीकृत हैं, और बाकी भी 18 लाख, यदि हमने कहा तो 18 लाख मकान देंगे। और सरकार बनने के 100 दिन के अंदर जो हमारे मूल मुख्य बिंदु थे हमारे घोषणा पत्र में, चाहे फिर वो महतारी वंदन के माध्यम से बहनों को पैसा देना हो, चाहे 3100 रुपये में धान खरीदी करना हो, या पिछले 2 साल का बोनस देना हो, मुख्य सारे वादे हमने 3 महीने के अंदर में पूरे किए। और बचे हुए भी हमारा ये संकल्प है, हमारे संकल्प पत्र में था, और इसको भी यदि जनता से हमने कहा है, मोदी जी का गारंटी दिया तो पूरा करेंगे। और यदि विश्वास उठा है कांग्रेस पार्टी से जनता का, तो उसके पीछे कारण है। ये बोलते तो झूठ है, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई उत्तर नहीं होता, तो सीधा एक लाइन में बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अरे बाबा, झूठ क्या हो गया ये तो बताओ, आप तो बता दो। बोलिए धनंजय जी, लेकिन आपके पास 15 सेकंड है, सिर्फ 15 सेकंड। जी, अनिल जी की तरफ चलूंगा मैं। जी जी द्विवेदी जी, मुझे इस बात से कोई परहेज नहीं हुआ कि मैं इस बात को स्वीकार करूं कि भाजपा की सरकार में 2,37,000 मकान बने ग्रामीण में और 19,000 शहर में। मैंने स्पष्ट किया 13 लाख में मकान काउंट है जो ग्रामीण क्षेत्रों का। ये मुझे झूठा साबित कर रहे हैं। मैं इनसे कहता हूं, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे 2018 के, उनके अंतिम भाषण की आप प्रतियां निकाल लीजिए, गूगल में उपलब्ध है कि विधानसभा बजट के दौरान उन्होंने क्या कहा था। उसमें स्पष्ट उल्लेखित है कि 2,37,000 ग्रामीण क्षेत्रों में। ये बताइए, राज्यांश का कोई संकट था क्या राज्यांश का धनंजय जी कोई संकट था जिसकी वजह से काम प्रभावित हुआ? भाई, कांग्रेस की सरकार ने कितना बनाया? अगर मैं झूठा हूं तो क्या रमन सिंह जी झूठ बोले सदन में?
और आज चलिए, अगर अरुण चलिए, साहू जी कह रहे अनिल जी की तरफ हैं चलना कि उचित 1 होगा। जनवरी 2024 से अब तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक मकान को स्वीकृत नहीं किया है, तो क्या अरुण साहू जी झूठ बोल रहे हैं? आंकड़ों में झूठ बोल सकते हो, सत्यता को नकार नहीं सकते ना। आप निकाल लीजिए, आप भी मुझसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, क्षेत्र में है, गूगल में पड़ा हुआ है, द्विवेदी जी बैठे, आप निकाल लीजिए रमन सिंह जी का भाषण। चलिए अनिल जी अब आप थर्ड एम्पायर की जरूरत है और आपको वो भूमिका निभानी है। दोनों तरफ से जोरदार अपील हुई है कि ये इतना, ये इतना, ये इतना। अब आप एक प्रस्तुतिकरण करिए कि इस मसले में क्या हुआ था और क्या ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक मसला है जो दिल्ली के दरवाजे तक अब पहुंच गया है। देखिए शरद जी, 18 लाख मकान राज्य के गरीबों को मिलने थे, छत मिलनी थी, आवास मिलने थे और दोनों ही राजनीतिक दल ये चाहते भी, अच्छी बात है, उनका संकल्प है गरीबों के विकास का। मुझे एक अस्ताक अहमद का एक बहुत अच्छा शेर याद है कि पता नहीं अब तक बदला हमारा, पता अब तक बदला नहीं हमारा, वही घर है वही किस्सा हमारा। आहा। ये गरीबों का हाल ही यही है जी, कि वो दावों में उलझे जा रहे हैं। जी। उनको छत नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस सरकार आई, 18 लाख मकान देंगे। बीजेपी सरकार का वादा था 18 लाख मकान देंगे, लेकिन मिले कितने? खुद अभी धनंजय जी ने स्वीकार किया कि 2.5 लाख के आसपास मकान गरीबों को मिले हैं। तो 18 लाख बाकी क्यों नहीं मिल पाए? एक सेकंड मैं 18 लाख बाकी क्यों नहीं, मैं किसी पार्टी पे नहीं जा रहा हूं। मैं कंटेंट को जो एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मैंने कहा कि 2,79,000 शहरी क्षेत्रों में और 13 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में, दोनों काउंट किया मैंने। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने बनाया कि भाजपा ने बनवाया उसको, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 18 लाख मकान बने होते, गरीबों को मकान बने होते, तो वह सरकारों को बदलने के लिए तत्पर नहीं होता। पिछली बार सरकार क्यों गई? कांग्रेस की सरकार वापस क्यों नहीं आ सकी? उसके पीछे तमाम तरह के वादे थे जो पूरे नहीं कर पाए आप, और उसके पीछे कोई नैतिक आपकी इच्छाएं बुरी थी, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। आपकी नीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बात यह थी शरद जी कि राज्य का खजाना बहुत खाली था। पैसे इतने ज्यादा भी नहीं थे कि आप 800, 900 करोड़, 1000 करोड़ का राज्यांश दे सके। समय पर आप राज्यांश नहीं दे पाए। ये जरूर है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दावा करते हैं कि हमने राज्यांश दिया और वो देरी से देने के कारण 7 लाख 17 लाख मकान वापस ले लिए केंद्र ने। यह बीजेपी ने भी कहा इस बात को, बीजेपी ने भी ये बात स्वीकारी है। तो सवाल यह कि राज्यांश लेट क्यों दिया गया? क्योंकि राज्य में खजाना नहीं खाली था, पैसे उतने थे नहीं आपके पास। तो आपकी नीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन संसाधन उतने अच्छे थे नहीं। और यह क्यों हुआ? क्योंकि राजनीतिक दल जरूरत से ज्यादा, उम्मीद और साहस से ज्यादा, ताकत से ज्यादा जब वादा जनता से कर देते हैं, तो उसके खामियाजा ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को भुगतना पड़ता है। यही आपका प्रधानमंत्री आवास योजना की संकल्प शक्ति बहुत अच्छी होगी। जी अनिल जी, बहुत आपका यही जजमेंट जो है, यही लैंडमार्क जजमेंट है कि भुगतती वो योजनाएं हैं जो वेलफेयर हैं स्टेट के लिए, चाहे वो नया रायपुर हो या सड़क निर्माण हो या फिर अब कोई महतारी वंदन योजना हो। अगली सरकार आती है या वो बदल जाती है तो वो महतारी वंदन का नाम बदलेगी या कुछ और करेगी। इससे क्या हो जाएगा साहब? इससे आपको लगता है क्या आपके वोट बढ़ जाते हैं? अगर ऐसा होता तो एक से एक योजनाओं के बाद भी नतीजे बेहतर नहीं होते। आपको ये समझना होगा कि राजनीति की ये शैली सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है, तुष्टीकरण है। मुकेश जी, कम वक्त है मेरे पास, संक्षेप में 20 सेकंड के भीतर अपनी बात कहें। जी देखिए शरद जी, कहीं ना कहीं जब नीति स्पष्ट हो, नेता सशक्त हो, तो निर्णय भी होते हैं। कहीं ना कहीं आप केंद्र सरकार के अंदर में देखेंगे कि हमने हमारी 10 साल के सरकार में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। हमने किया है 3 करोड़ आवास यदि दिया गया है लोगों को तो सीधा लाभ लोगों को मिला है। 11 करोड़ घरों में यदि पेयजल की व्यवस्था हुई, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हुई है, तो ये नियत के कारण हुआ है, नीति के कारण हुआ है। और गरीबों को, ये सरकार भी कृत संकल्पित है कि हम गरीबों को ऊपर उठाने का काम करेंगे और अभी भी चल रहा है। आप देखिए ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 25,000 से अधिक किलोमीटर की सड़कें बनानी है। इसके पहले भी सरकार थी तो गांव से गांव को जोड़ने वाला एक चमत्कारिक योजना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था। आज पूरे देश का यदि स्वरूप बदला है तो वो एक योजना अनिल जी बहुत कम वक्त है मेरे पास। लगातार चाहे वो हाईवे की बात कर ले आप,
आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह मसूरी में या हैदराबाद में अखिल भारतीय सेवा के आईएएस और आईपीएस ट्रेनिंग लेते हैं, चुनाव के बाद मेरी कल्पना है, माफ़ कर दीजिएगा, अज्ञानी एंकर से अज्ञानी और मेरे जैसे अज्ञानी एंकर तो इस तरह की मूर्खता कर जाते हैं, तो बड़े मन से क्षमा कर दीजिएगा। क्या ऐसा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां चुनाव के बाद पक्ष विपक्ष को 3 महीने तक, 2 महीने तक या 10 दिन तक या 1 सप्ताह तक साथ में रहें और अपने मुद्दों को लेकर सहमति बनाएं? प्रेम भी बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक ही रुकने की जगह होगी, सुबह साथ साथ टहलेंगे, शायद कुछ बदले। अनिल जी? बिल्कुल शरद जी, बहुत अच्छा सुझाव है। राजनेताओं को इतनी बड़ा नेतृत्व तो दिखाना ही होगा कि वो इस तरह एक मंच पर आ सके, लेकिन एक उम्मीद जगी है। अभी आज जिस तरह शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने बोला है कि शायद 1300-1800 करोड़ रुपए पहली किस्त में दिए जाएंगे, और यदि दिए जाते हैं तो मकान बनाने की शुरुआत हो सकती है। अच्छी बात है, गरीबों को छत मिले, मकान मिले। लेकिन आप देखिए कि 8 महीने तो हो गए आपकी सरकार को बने, अभी तक तो कोई बहुत अच्छी चीजें शुरू नहीं हुई हैं। और मकान बनना ऐसा जादू की छड़ी होता नहीं है कि आप 1 महीने में मकान बना देंगे। आपको मकान बनाने में 1.5 से 2 साल 3 साल का वक्त तो लगता ही है इतना। तो जरूरत, उम्मीद है कि जितना दावा राजनीतिक दल कर रहे हैं उसका 50% भी यदि जहां की जनता को दे देंगे तो कल्याण होगा उनका। कल्याणकारी योजना है। मुझे याद है कि नरसिम्हा राव जी जिस तरह प्रधानमंत्री रोजगार योजना लेकर के आए थे, कितने लाखों युवाओं का उसमें भला हुआ। 1 लाख रुपए में उन्होंने कैरियर संवार दिया था जनता। बिल्कुल सर। तो इसी तरह आवास योजना है, नरेंद्र मोदी जी की भी आवास योजना है। मुझे लगता है कि वो जल्दी ही अच्छा परवान चढ़ेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इस समय दुनिया का सबसे बड़ा खेल मेला ओलंपिक चल रहा है, और मैं आप सभी से विनम्रता से ये बात एक बार फिर रिकॉल करूंगा कि मैच में हारने के बाद, चाहे वो इंडिविजुअल गेम हो या टीम स्पोर्ट्स हो, पैर पटकने वाले खिलाड़ी किसी को रास नहीं आते, जो नाराजगी में अपना टेनिस का रैकेट तोड़ देते हैं या एम्पायर पर बड़बड़ाते हैं या प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को कोसते हैं। खिलाड़ी हमें वही अच्छा लगता है जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी जो हारा है उसके पास दौड़ कर जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा खेल दिखाया। सुनील गावस्कर आउट होने के बाद कई बार एम्पायर की उंगली की तरफ भी नहीं देखते थे कि वो उठी है कि नहीं उठी है, और वो चल देते थे पवेलियन की तरफ। ये मूल्य हमेशा हैं। ये मत सोचिए कि 2024 की राजनीति बहुत बदल गई, कलयुग है, कल की है ये। नहीं साहब, कुछ मूल्य हमेशा वैसे ही हैं। हमें हमेशा अपना बच्चा प्रिय लगता है, हमें हमेशा लगता है सहयोग सबसे अच्छी चीज़ है। तो आप जैसे विद्वान राजनेता इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, और मैं मुकेश जी की तरफ और धनंजय जी की तरफ बड़ी उम्मीद से देखता हूं कि अपनी पार्टी में वो इस साहस के परचम को लेकर आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। और आगे देखिए क्या है राहुल गांधी का 21वीं सदी का नया चक्रव्यूह, और किस महापौर ने दी है सुसाइड की धमकी। तमाम बड़ी खबरों का खास बुलेटिन प्राइम टाइम सहयोगी अनुपमा के साथ। नमस्कार।